मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is a mind map of that chapter. So इस माइंड मैप में सब कुछ समराइज करके लिखा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इलास्टिसिटी की। व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्सेस लगाकर उसको डिफॉर्म करते हैं तो वो डिफॉर्म हो गई, लेकिन जब हम फोर्सेस को हटाते हैं तो वापस से अपनी नेचुरल शेप में आने की टेंडेंसी रखती है, कोशिश करती है। और यही जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसको क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी बोला जाता है। ठीक है, बॉडी रीगेन करे ना करे वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉडी। अगर बॉडी पूरा रीगेन कर लेती है तो उसको इलास्टिक बॉडी बोला जाता है, बिल्कुल भी रीगेन नहीं कर पाती तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी बोल दिया जाता है। और जनरली जो मटेरियल होते हैं वो कुछ पार्शियली इलास्टिक होते हैं कि कुछ पार्ट रीगेन हो जाता है, कुछ पार्ट रह जाता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, ऊपर ये कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं इसमें, ये अपने अभी ज्यादा काम के नहीं, अपने कोर्स में नहीं है, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नाउ जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिकली दो तरह की चीजों की। एक होता है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज Force upon area. फोर्स अपॉन एरिया? कौन से फोर्सेस लेते हैं उसमें? Longitudinal. हम्म? Perpendicular. परपेंडिकुलर, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्सेस नहीं। देखो, एक्चुअली जो हम फोर्सेस लेते हैं वो फोर्सेस होते हैं जो बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। जब हम बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो बॉडी के अंदर फोर्सेस जनरेट होते हैं, और जनरली वो फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस या डिफॉर्मिंग फोर्सेस के बराबर होते हैं। तो कैलकुलेशन में हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस ही ले लेते हैं। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो जो स्ट्रेस है वो बॉडी के अंदर जो फोर्सेस जनरेट हुए उन फोर्सेस के कारण स्ट्रेस आता है। तो दोज फोर्सेस जिनको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, दोज रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया आर कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आ रहा है समझिए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे भाई अपन भी बात करते हैं, हमको स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस कब होता है? जब हम अपने अंदर कोई टेंशन ले लेंगे। बाहर एनवायरनमेंट है, हम मस्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब हमारे अंदर कोई फोर्स जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगी, तब हम स्ट्रेस में आएंगे। वैसे बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं वो फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है स्ट्रेस। अब तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं जनरली। वन इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है क्या होता है? जब फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, या अगर एंगल पे भी लग रहा है तो उसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दैट क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। F नॉर्मल अपॉन A या F परपेंडिकुलर अपॉन A। देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। तो जब कोई ऑब्जेक्ट चारों तरफ से फ्लूइड से घिरा हुआ होता है, तो फ्लूइड उस पर चारों तरफ से फोर्स लगा रही हर जगह से, तो किसी भी एक पॉइंट पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू प्रेशर, तो वही होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। किसी भी एक पॉइंट पे जितना भी फोर्स लगा उस ऑब्जेक्ट पे डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज कॉल्ड दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। देन शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है कि फोर्स का किसी सरफेस पे टेंजेंशियल कंपोनेंट जो उसको डिफ्लेक्ट करने की, डेविएट करने की कोशिश करता है, टिल्ट करने की कोशिश करता है, that parallel component of force divided by area, that is called shearing stress or tangential stress. तो stress is force per unit area। कौन से फोर्स? जो बॉडी के अंदर डेवलप हुए रिस्टोरिंग फोर्सेस। ठीक है, एरिया जिसपे क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका एरिया। तीन तरह के स्ट्रेस है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस जिसमें फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर वाला देखते हैं, तो F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो जनरली फ्लूइड के केस में है कि कोई ऑब्जेक्ट चारों तरफ से फ्लूइड से सराउंडेड है, तो फ्लूइड हर पॉइंट पे उस पे फोर्स लगा रहा होगा, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस व्हिच इज सेम एज द प्रेशर। एंड टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस जिसमें फोर्स सरफेस के पैरेलल लग रहा है या पैरेलल वाला कंपोनेंट हम देखेंगे डिवाइडेड बाय एरिया। सभी जो भी स्ट्रेस हैं इफेक्टिवली है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट और डायमेंशन के हिसाब से ये सब प्रेशर जैसे ही है। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेस लेंगे उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला ml minus 1 t minus 2. ml-1 t-2। वेरी गुड। अब स्ट्रेस कब आता है, जब बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। देखो मॉलिक्यूल्स एक नेचुरल पोजीशन पे एक पर्टिकुलर दूरी पर रहने की कोशिश करते हैं। अगर वो उस दूरी पर हैं तो उनमें कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई भी एक तरीके से फोर्सेस जनरेट नहीं होंगे। फोर्सेस जब जनरेट होते हैं जब उनको उनकी नेचुरल स्टेट से हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाएंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा तो स्ट्रेस आएगा, और जो बदलाव आएगा उसको हम रिलेट करते हैं स्ट्रेन से, कि जब भी स्ट्रेस होगा दैट मींस बॉडी में कुछ बदलाव आया। अब उस बदलाव को मेजर किया जाता है, उस टर्म को बोला जाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन होता है बेसिकली चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या बदलाव आया विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के केस में हम क्या करते हैं, लेंथ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब हम परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन फोर्स लगाते हैं तो वो लेंथ को चेंज करता है। तो यहां पर हम लेंथ के चेंज की बात करते हैं, जो चीज चेंज होगी उसी की बात करेंगे। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में पूरा वॉल्यूम चेंज होता है, चारों तरफ से ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, फोर्स प्रेशर लग रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। या अगर प्रेशर कम हो जाए तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसको रिलेट करता है, चेंज इन वॉल्यूम को, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देन शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन में क्या होता है, साइड जो है थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाती है। तो टिल्ट हो जाती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस, जिस सरफेस पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस सरफेस की जो परपेंडिकुलर सरफेस है उसका कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, शियरिंग स्ट्रेन कहलाता है। अगर वो बॉटम पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉप वाली पॉइंट x अगर शिफ्ट हो गई तो x बाय h ऐसे भी लिखा जाता है, और स्मॉल थीटा के लिए वो x बाय h बेसिकली tan थीटा होता है, एंड फॉर स्मॉल थीटा वी कैन राइट इट एज थीटा, दैट इज द शियरिंग स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि किसी भी मेटल के लिए जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं स्ट्रेन चेंज होता है, कुछ लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसको इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट बोला जाता है। उसके थोड़ा और आगे जाते हैं, हमने ग्राफ देखा था, वहां तक भी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है जिसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, और उसके बाद प्लास्टिक लिमिट शुरू हो जाती है, यानी वायर को और फर्दर डिफॉर्म करोगे तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसमें रह जाएगा। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। तो जो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, जनरली स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, उस रूल को क्या बोला जाता है, हुक्स रूल, हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ यहां पर इसमें लिखा हुआ है, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन की क्या यूनिट होती है, डायमेंशन। हाँ, तो स्ट्रेन यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। तो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज का वो रेशियो है, तो वो यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डायमेंशनली किसके जैसा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेस या प्रेशर के जैसा होगा। तो कई बार वही ऐसे क्वेश्चंस
आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में भी। तो स्ट्रेस की बात करें, कोई भी स्ट्रेस ले लें, प्रेशर की बात करें, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें भी 3 स्ट्रेस हैं, 3 स्ट्रेन हैं, तो 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। तो तीनों की ही यूनिट क्या होगी, सेम होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को रिलेट करता है उसको क्या बोला जाता है, कौन सा मॉड्यूलस होता है? बल यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को रिलेट करने वाला होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिलेट करने वाला बल्क मॉड्यूलस। और शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन को रिलेट करने वाला शेयर ही था शायद। नहीं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, Yes. तो यहां पर हम उसी की बात कर रहे हैं नीचे, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वन इज यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया लेंथ अपॉन डेल्टा। उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या होना चाहिए बताओ? Delta L upon L. दिस शुड बी डेल्टा, इसको पूरा मिटा देते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो नीचे भी गलत कर दिया है, चलते पूरा ही गड़बड़ कर दिया। तो यंग्स मॉड्यूलस इज एफ एल बाय ए डेल्टा एल। तो इसको ऐसे ही याद रखो, mg तो तब है अगर सिर्फ टेंशन जो है, जैसे रस्सी से हमने एक ब्लॉक बांध दिया, ब्लॉक का वेट है तो फोर्स mg के बराबर हो जाता है, तो वो फोर्स mg, तो जरूरी नहीं हर केस में mg मिले, तो इसलिए हम बेसिकली इसको ऐसे ही याद रखते हैं। हाँ, एरिया जनरली वायर जो है सिलिंड्रिकल होता है, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर वायर जो है सिलिंड्रिकल शेप का है तो। यहाँ पे आर उसका रेडियस हो जाएगा, बाई चांस डायमीटर दिया है तो क्या लिख देंगे डायमीटर की टर्म में, पाई डी स्क्वायर बाय 2। डी स्क्वायर बाय 4, 2 नहीं, रेडियस इज डी बाय 2, रेडियस स्क्वायर इज डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार हम इसी में मिस्टेक कर देते हैं, इन चीजों पे ध्यान देना है। तो गलती कर दी, लेकिन कोशिश करो कि ऐसी चीजें हम गलती करके वापस से रिपीट ना करें और इन चीजों पे ध्यान दें। यस सर। नाउ कम्स द बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस क्या करता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिलेट करता है। तो बल्क मॉड्यूलस और वॉल्यूम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस होता है वॉल्यूमेट्रिक, वो क्या होता है, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, और जो स्ट्रेन होता है वो है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वी बाय वी। सॉलिड्स के लिए तो कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी एक होनी चाहिए। नहीं, क्यों एक होनी चाहिए बेटा? रिजिडिटी मतलब कितना रिजिड है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना कंप्रेस हो सकता है। तो ज्यादा रिजिड होगा तो कंप्रेसिबल कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम हो. तो इनवर्स रिलेशन आना चाहिए ना। यस। ठीक है, तो कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक तरीके से ये बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा रिजिड है। जितना ज्यादा मॉड्यूलस होगा उतना ज्यादा वो सब्सटेंस रिजिड होगा, तो इलास्टिक ज्यादा होगा या कम होगा? जितना रिजल्ट होगा उतना कम इलास्टिक। देखो फिर भूल गए ना। अच्छा हाँ सर, जितना रिजल्ट होगा उतना ही इलास्टिक, जैसे स्टील वाला आपने दिया था। तो इलास्टिसिटी का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि वो खिंचना चाहिए। इलास्टिसिटी का ये मतलब है कि सेम फोर्स लगाकर खींचो तो वो मतलब वापस से अपनी शेप को रीगेन कर लेना चाहिए। तो जो जितना कम खींचेगा वो उतना आसानी से रीगेन कर लेगा। तो जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इलास्टिसिटी की बात करते हैं वो बेसिकली खींचने वाली चीज को देखते हैं, लेकिन फिजिक्स में इलास्टिसिटी खींचने का नाम नहीं है। इलास्टिसिटी है वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने का। तो जो जितना कम खींच, जैसे स्टील की एक वायर लो उसको खींचो, एक रबर का
एक ले लो, रबर ले लो, उसको खींचो, रबर ज्यादा खींचेगा, लेकिन जब तुम उसको छोड़ दोगे तो स्टील की वायर का चेंज लेंथ ज्यादा होगा या रबर का चेंज लेंथ ज्यादा होगा? रबर। वो रबर। रबर धीरे धीरे खींच के बड़ा हो जाता है ना साइज में, यस सर। तो उसका चेंज लेंथ ज्यादा हो गया, मतलब वो कम इलास्टिक है क्योंकि वो अपने आप को रीगेन नहीं कर पाया उतना, जबकि स्टील की वायर खींची ही नहीं तो उसने आप आसानी से रीगेन कर लिया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी इज नॉट अबाउट एक्सटेंशन, इलास्टिसिटी इज अबाउट हाउ द सब्सटेंस कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। तो इसलिए जो जितना रिजिड होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें हम कोई अपने डे टू डे ऑब्जर्वेशन से कई बार कंफ्यूज जाते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, यस सर। तो यही चीज है, तो इलास्टिसिटी ज्यादा मतलब रिजिडिटी ज्यादा उसकी। ठीक है, जितना ज्यादा रिजिड होगा सब्सटेंस उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, उतना ज्यादा उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। तो बल्क मॉड्यूलस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां पे हम एक माइनस साइन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं माइनस साइन, कि ये जो भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज है ये पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को हम पॉजिटिव क्वांटिटी से ही इक्वेट कर सकते हैं। अब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे किसी चीज पे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा? क्या सर? अगर किसी चीज पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा या कम होगा। कम कम होगा। होगा। कम होगा। तो अगर डेल्टा पी पॉजिटिव है तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा। यस। यस। एक नेगेटिव साइन हमने और लगा दिया जिससे राइट हैंड साइड ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए। अगर डेल्टा पी नेगेटिव हो गया तो डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस साइन इसलिए लगाया है जिससे कि बल्क मॉड्यूलस तो पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो जाए, कि अगर डेल्टा पी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा पी नेगेटिव होगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए बल्क मॉड्यूलस में हम माइनस साइन लगा देते हैं। बल्क मॉड्यूलस के इनवर्स को बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो जितना ज्यादा बल्क मॉड्यूलस होगा सब्सटेंस उतना ज्यादा रिजिड है। ठीक है, रिजिड जितना ज्यादा है उतना कंप्रेसिबल कम होगा। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में बल्क मॉड्यूलस सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का। सॉलिड का। देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिजिडिटी के बारे से काउंट हो रहा है, जो जितना रिजिड उसका मॉड्यूलस उतना ज्यादा। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में रिजिड कौन होता है? सॉलिड। सॉलिड। तो सॉलिड का बल्क मॉड्यूलस सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका आएगा सॉलिड्स के बाद? लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड, फिर गैस। और कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? गैस। 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 उसके बाद लिक्विड। लिक्विड। और सबसे कम सॉलिड। 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 ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो रिजिडिटी जितनी ज्यादा सब्सटेंस उतना ज्यादा इलास्टिक है, एक तरीके से उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होगा। वैसे ही कोई भी अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा रिजिड है, उतना कम उनमें एक्सटेंशन आएगा। इसको एज ए कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ये हेल्प करता है। यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है दो चीजों का, देखो मॉड्यूलस ज्यादा है तो उसमें एक्सटेंशन कम आएगा, रेशो बताना है तो उसके हिसाब से हम बता सोच सकते हैं। जिसमें एक्सटेंशन कम आएगा तो चेंज इन लेंथ का रेशो 1 से कम आना चाहिए, जिसमें अगर ज्यादा वाला ऊपर आ रहा है तो 1 से ज्यादा आना चाहिए। ऐसे कुछ चीजों को हम वहां पर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो वहां तो वर्ड भी रिजिडिटी आ रहा है, बेसिकली क्या बता रहा है कौन कितना रिजिड है। तो ये भाई ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन को रिलेट करता है। तो ये रहता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, F पैरेलल टू द सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या है, थीटा, जो साइड डिफ्लेक्ट होती है, टिल्ट होती है, दैट इज द शियर स्ट्रेन। इस तरह से हम इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिजिडिटी जो है उसको लिख सकते हैं, शियर मॉड्यूलस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये यहां तक? यस सर। यस सर। तो क्या पता होना चाहिए हमें, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। तो इलास्टिसिटी क्या है कि जब किसी चीज को डिफॉर्म करते हैं वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है, दैट इज इलास्टिसिटी। देन स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, 3 तरह के स्ट्रेस, 3 तरह के स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन को रिलेट करने वाला होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 स्ट्रेस 3 स्ट्रेन, उनको रिलेट करने वाले 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे सामने होते हैं। देन
देयर कम्स एनर्जी वाला पार्ट, कि जब हम किसी वायर को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच स्टोर हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इनफैक्ट हमने क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि ये जो वायर वगैरह है जिसको हम स्ट्रेच करते हैं, उसको हम स्प्रिंग के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। और जो वायर का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, किसी को याद है? Yes. बोलो। kx स्प्रिंग के लिए तो फोर्स kx होता है। अगर मैं वायर को एक स्प्रिंग की तरह मान रहा हूं, तो उस वायर के लिए k किसको मानेंगे? किस टर्म को? k बाय ए बाय एल। बाय ए बाय एल। वेरी गुड। तो हम यहां से देख भी सकते हैं एक्चुअली फोर्स जो है वो kx के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पे फोर्स की बात करता हूं, तो फोर्स आ जाएगा वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। अब इसको हम स्प्रिंग से कंपेयर करें। स्प्रिंग के लिए फोर्स क्या होता है? के एक्स। तो एक्स चेंज इन लेंथ हो गया, तो के जो है वाई ए बाय एल से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक वायर को हम स्प्रिंग के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, और उस वायर का जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? वाई ए बाय एल के बराबर हो जाएगा। दैट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहां से भी हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, जैसे स्प्रिंग की एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहां से भी वायर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसको लिख सकते हैं हाफ के हो गया वाई ए बाय एल, एक्स की जगह आ जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर। तो वो चीज भी कर सकते हैं। और बाकी डायरेक्टली भी हमें याद रखना है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है एक स्ट्रेस्ड वायर में, वो क्या होती है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। या कई बार हम एक चीज की बात करते हैं जिसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसके बराबर आ जाती है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी डायमेंशंस किसके बराबर होंगे? स्ट्रेस प्रेशर जैसी ही होंगी भाई। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या रहा है? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती, तो एनर्जी डेंसिटी इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू स्ट्रेस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में ये चीज काफी पूछी जाती है कई बार, तो हमें ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं इनमें से किन की डायमेंशन सेम है, कुछ पेयर्स दे दिए, तो हमने क्या देखा? प्रेशर, स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये सब चीजें जो हैं सेम इनकी डायमेंशन होती है। तो इस तरह से हमें ये बेसिक आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. यस।